नमस्कार। एक और वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो भारत के संविधान के विषय में हम सब पढ़ रहे थे और इस यात्रा में हमने भारतीय संविधान के भाग 5 पे पहुंच चुके हैं। जो संविधान का भाग 5 है, पार्ट 5 है, इसमें संघ के विषय में चर्चा किया गया है। हम जानते हैं कि भारत एक फेडरल सिस्टम वाले डेमोक्रेसी है, जहाँ पे शक्ति को दो केंद्र में होता है। शक्ति का दो केंद्र, एक तो पूरे देश के सरकार होते हैं जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट या यूनियन गवर्नमेंट या संघीय सरकार कहते हैं। एक सरकार राज्य का होता है या प्रांत का होता है जिसे प्रोविंशियल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट कहते हैं। तो हम यूनियन के विषय में पढ़ रहे थे और हमने देखा था कि यूनियन के पास जो शक्ति होता है, क्योंकि लोकतंत्र में शक्ति का विभाजन किया जाता है, किसी एक संस्था के पास तीनों शक्तियां नहीं होती है। तीनों शक्तियों का मतलब कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति, ये तीनों शक्तियां विभाजित होता है। तो संघ की जो कार्यपालिका की शक्ति, विधायिका की शक्ति और न्यायपालिका की शक्ति का चर्चा किया गया है, ये आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 151 तक में किया गया है और इसका संबंध भारतीय संविधान के पार्ट 5 से है, भाग 5 से है। तो सबसे पहले हमने कार्यपालिका के विषय में पढ़ना शुरू किया था। तो संघ की जो कार्यपालिका है, इसमें जिन संवैधानिक पदों के विषय में पढ़ना होता है, जिसके द्वारा संघ की कार्यपालिका की शक्ति का संचालन होता है, वो पद कौन कौन है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री और महान्यायवादी। इसमें हमने राष्ट्रपति के विषय में पढ़ना शुरू किया था, जिसमें कि हम देखे थे कि राष्ट्रपति के पद के विषय में भारतीय संविधान क्या कहता है और राष्ट्रपति के कार्य, किस तरीके से राष्ट्रपति अपना कार्य को संभालते हैं, इन सब चीज़ों के विषय में हमने पढ़ना शुरू किया था। साथ ही हमने राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया क्या होता है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय तक होता है, इन सब चीज़ों के विषय में पढ़ लिए। देखिए, जो आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 161 तक का संबंध है, इसमें राष्ट्रपति से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ ये आर्टिकल है, जिसमें राष्ट्रपति के कार्यों के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के प्रमुख होते हैं, उसके साथ साथ उसका निर्वाचन कैसे होता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे चलाया जाता है, इन सब चीज़ों की चर्चा हमने कर लिया है आर्टिकल 52 से लेकर के आर्टिकल 161 तक। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है ना, राष्ट्रपति संघ के कार्यपालिका के प्रमुख होने के साथ साथ उनके पास कई तरह की शक्तियां होता है, जिस शक्ति का प्रयोग या तो वो स्वयं करते हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। ये बात आर्टिकल 53 में भी लिखा हुआ है। तो आज के इस वीडियो में हम यही देखेंगे कि राष्ट्रपति के पास कौन कौन शक्तियां होता है और ये शक्ति का प्रयोग वो किस तरीके से करता है। तो आज का जो हमारा विषय होगा वो होगा राष्ट्रपति की शक्तियां। राष्ट्रपति की शक्तियां, पावर ऑफ प्रेसिडेंट्स, पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। पावर ऑफ प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति की शक्तियां। जब हम राष्ट्रपति के शक्तियों के बारे में पढ़ते हैं तो सबसे पहले जो शक्तियां आता है वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति। फिर राष्ट्रपति की शक्तियों में आता है सैन्य शक्ति। सैन्य शक्ति। उसके बाद राजनयिक शक्ति। राजनयिक शक्ति। उसके बाद विधायी शक्ति। और उसके बाद आता है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति और उसके बाद राष्ट्रपति के वीटो शक्ति।
राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं, पर आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 को जब हम समझते हैं तो उससे पता चलता है कि राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होने के बावजूद वो केवल और केवल संवैधानिक प्रमुख होते हैं। वास्तविक प्रमुख कौन होते हैं? तो मंत्री परिषद के नेतृत्व करने वाले प्रधानमंत्री होते हैं। पर राष्ट्रपति के कार्यपालिका के प्रधान होने के कारण उनके पास कई तरह की शक्तियां होता है, जिनमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रशासनिक शक्ति के बारे में, फिर सैन्य शक्ति के विषय में, राजनयिक शक्ति के विषय में, विधायी शक्ति, न्यायिक शक्ति और वीटो शक्ति। ये सब राष्ट्रपति की शक्तियां हैं और हम देखेंगे कि इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किस तरीके से अपने काम का संचालन करता है, किस तरीके से काम करता है। तो जो हमारा सबसे पहला शक्ति है वो है प्रशासनिक शक्ति, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। सबसे पहला जो है वो है प्रशासनिक शक्ति। प्रशासनिक शक्ति यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। राष्ट्रपति की शक्ति में जो सबसे पहला शक्ति है वो कौन सा शक्ति है? वो है प्रशासनिक शक्ति, जिसको हम कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। देखिए, जो कार्यपालिका का संचालन होता है, कार्यपालिका का संचालन राष्ट्रपति कई पदों के द्वारा करते हैं, कई दूसरे जो संस्था है उसके द्वारा करते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। प्रशासनिक शक्ति के अंतर्गत जो संवैधानिक अधिकारी संवैधानिक पदों पर नियुक्ति, संवैधानिक पदों पर नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है और ये राष्ट्रपति के संवैधानिक शक्ति के अंतर्गत आता है। इनमें राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त करते हैं? तो सबसे पहले प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद प्रधानमंत्री एवं मंत्री परिषद की नियुक्ति किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। हम देखेंगे जो भारत का प्रधानमंत्री होता है, भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता है बल्कि नियुक्ति होता है। ये चीज़ हम प्रधानमंत्री वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। पर एक बात समझ लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री एवं जो अन्य मंत्री है उनका जो नियुक्ति होता है वो होता है राष्ट्रपति के द्वारा। दूसरा, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की भी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और ये राष्ट्रपति के विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है कि वो कई तरह के प्रशासनिक कार्य को संचालन करने वाले अधिकारियों की नियुक्ति करता है, जिसमें सबसे पहला है भारत के प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद, फिर भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति, उसके बाद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति, कैग जिसको बोलते हैं, उसके भी नियुक्ति किसके द्वारा होता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। और उसके बाद उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय न्यायाधीश की उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति ये भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम आगे पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति मनमाने तरीके से किसी व्यक्ति को उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त नहीं कर सकता है। जो उसके उस पद के लिए योग्य होगा उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा। पर नियुक्ति की प्रक्रिया में जब नियुक्त करने की बात होती है तो वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। हम जब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के विषय में पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस तरीके से उनका नियुक्ति होता है। उसके बाद
यूपीएससी के अध्यक्ष और निर्वाचन आयोग के सदस्य आयोग की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा होता है। इन सभी संवैधानिक पद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, जिनमें भारत के प्रधानमंत्री, उसके बाद उसके मंत्री परिषद, फिर मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उसके बाद महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की नियुक्ति, या फिर जो महालेखा परीक्षक होता है उसके नियुक्ति, इन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होता है। पर एक चीज़ ध्यान में रखिएगा, इन सभी संवैधानिक पद पर जो राष्ट्रपति नियुक्ति करते हैं, नियुक्ति करने के लिए राष्ट्रपति स्वतंत्र नहीं है। राष्ट्रपति जब भी इन संवैधानिक पद पर नियुक्ति करेंगे तो वो राष्ट्रपति जब भी इन संवैधानिक पद पर नियुक्ति करता है तो वो या तो प्रधानमंत्री के सलाह पे करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर। प्रधानमंत्री की नियुक्ति की प्रक्रिया जब पूरी हो जाता है तो मंत्री परिषद की जो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति, या तो प्रधानमंत्री की सलाह पर, या फिर जब वो न्यायिक नियुक्ति करता है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं, तो उस संदर्भ में वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के सलाह पर नियुक्ति करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति जब संवैधानिक पद पर नियुक्ति करते हैं तो नियुक्ति की प्रक्रिया में वो स्वयं स्वतंत्र नहीं है कि जिस व्यक्ति को चाहे वो नियुक्त कर ले। नियुक्ति की प्रक्रिया में या तो वो प्रधानमंत्री के सलाह के अनुसार काम करेगा, या जब वो न्यायिक नियुक्ति कर रहा है तो इस संबंध में वो जो दूसरे संवैधानिक पद है उसके सलाह पर वो ही नियुक्ति कर सकता है। तो ये था राष्ट्रपति का प्रशासनिक शक्ति। अब देखते हैं राष्ट्रपति की सैन्य शक्ति क्या सब है। सैन्य शक्ति, मिलिट्री पावर। सैन्य शक्ति, राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां, मिलिट्री पावर। जो राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियां हैं, इसमें हम समझेंगे कि राष्ट्रपति के पास किस तरह की शक्तियां हैं। देखिए, जो राष्ट्रपति होता है भारत का, वो तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो। इन तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन होते हैं? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है कि वो ही युद्ध की घोषणा कर सकता है, युद्ध की घोषणा कर सकता है, या फिर युद्ध की समाप्ति, युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं और तीनों सेनाओं के प्रमुख होने के कारण राष्ट्रपति युद्ध की घोषणा कर सकता है या युद्ध की समाप्ति की घोषणा कर सकता है। पर एक चीज ध्यान में रखिए, ये निर्णय भी राष्ट्रपति स्वयं लेने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये भी किसके सलाह पर लेगा? तो मंत्री परिषद की सलाह पर ही ऐसा करेगा राष्ट्रपति। यानी कि राष्ट्रपति भले ही कार्यपालिका के प्रमुख है, पर हमें दिख रहा है कि राष्ट्रपति कोई भी कार्य करेगा तो वो मंत्री परिषद के सलाह के अनुसार ही करेगा, क्योंकि आर्टिकल 74 में कहा गया है कि मंत्री परिषद होगा और वो मंत्री परिषद का कार्य होगा राष्ट्रपति को सलाह देना। और आर्टिकल 53 में भी कहा गया कि राष्ट्रपति कार्यपालिका शक्ति का उपयोग करेगा मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। तो कोई भी काम राष्ट्रपति जब भी करेगा तो वो मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार करेगा। आर्टिकल 53 और आर्टिकल 74 को जब हम साथ में करके पढ़ते हैं तब हमें ये समझ में आता है कि राष्ट्रपति भले ही कार्यपालिका के प्रमुख है, पर कोई भी निर्णय वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर नहीं ले सकता है। अगर वो मंत्री परिषद की सलाह के बगैर कोई भी निर्णय लेता है तो वो निर्णय उसका असंवैधानिक कहलाएगा। अब देखिए, सैन्य शक्ति के बाद जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है वो है राजनयिक शक्ति। सैन्य शक्ति के बाद जो राष्ट्रपति के पास शक्ति होता है वो कौन सा शक्ति है? वो है राजनयिक शक्ति। राजनयिक
शक्ति। राजनयिक शक्ति, राजनयिक शक्ति के अंतर्गत राष्ट्रपति क्या करता है कि किसी दूसरे देश में अगर भारत के जो एम्बेसडर होता है उसका नियुक्ति करता है, या किसी दूसरे देश के एम्बेसडर अगर भारत में आना चाहते हो तो उसको आने का परमिशन देने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। यानी कि राजनयिक शक्ति राष्ट्रपति के हाथों में होता है और राष्ट्रपति राजनयिक शक्ति के प्रयोग करके किसी दूसरे देश में भारत के राजदूत को बुलाता है और भारतीय राजदूत को किसी दूसरे देश में नियुक्त करने का काम कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। अब समझते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। अब देखते हैं राष्ट्रपति की विधायी शक्ति। विधायी शक्ति यानी कि लेजिस्लेटिव पावर। देखिए, राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रमुख होता है, साथ में साथ राष्ट्रपति विधायिका का भी प्रमुख अंग होता है। जो विधायिका का निर्माण होता है भारत में, वो संसद के दोनों सदनों के साथ साथ राष्ट्रपति को मिलाने पर होता है, इसलिए राष्ट्रपति विधायिका का प्रमुख अंग है। हम विधायिका को जब समझेंगे तब वहाँ देखेंगे कि राष्ट्रपति विधायिका का अभिन्न अंग है। भारत के संसद और राष्ट्रपति मिलकर के विधायिका का निर्माण करता है, इसलिए कानून बनाने की प्रक्रिया में भी राष्ट्रपति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो विधायिका के जो शक्ति है राष्ट्रपति में, तो इसमें क्या क्या करता है कि संसद के सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान की घोषणा राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति विधायिका का प्रधान विधायिका शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। इस विधायिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होने के कारण राष्ट्रपति के पास ये शक्ति होता है कि वो ही सत्र आहूत करते हैं। सत्र आहूत करने का मतलब कि संसद के सत्र बुलाते हैं, कि संसद का सत्र बुलाया जा रहा है और इस सत्र बुलाए जाने के कारण क्या होगा कि एक बैठक होगा। इस तरह की निर्णय कौन लेता है, राष्ट्रपति करता है। साथ ही जब संसद के सत्र पूरे हो जाते हैं तो सत्रावसान की घोषणा कौन करते हैं, सत्रावसान की घोषणा भी राष्ट्रपति ही करता है। हालांकि राष्ट्रपति ये जो घोषणा करता है ये मंत्रिपरिषद के सलाह के अनुसार करता है, न कि स्वयं इस तरह के निर्णय लेता है। तो राष्ट्रपति क्या करता है कि संसद के सत्र आहूत करते हैं और सत्रावसान की घोषणा करते हैं, कौन, राष्ट्रपति। अब देखिए, संसद की संयुक्त बैठक को भी बुलाते हैं। संसद की संयुक्त बैठक बुलाते हैं। संयुक्त बैठक का मतलब हो गया कि हमारे संसद के दो सदन है, एक उच्च राज्यसभा और दूसरा लोकसभा। जब किसी विषय पर दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना होता है तो दोनों सदन की संयुक्त बैठक कौन बुलाते हैं, तो भारत के राष्ट्रपति बुलाते हैं। और इसका संबंध किससे, इसका संबंध है आर्टिकल 108 से। आर्टिकल 108 के द्वारा राष्ट्रपति को ये शक्ति दिया गया है कि राष्ट्रपति चाहे तो संसद की संयुक्त बैठक को बुला सकते हैं, और ये शक्ति किसमें है, आर्टिकल 108 में। और संयुक्त बैठक राष्ट्रपति जब भी बुलाएगा तो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। उसके बाद जो राष्ट्रपति होते हैं, राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना सहमति देता है
या सहमति रोक सकता है। देखिए, जब हम विधायिका को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम ये समझेंगे कि भारतीय संसद कानून किस तरह से बनाता है। तो कानून बनाने की प्रक्रिया में क्या होता है कि जो विधेयक होता है, जो बिल होता है, उस बिल पर लोकसभा और राज्यसभा में चर्चा होता है, और जब वो विधेयक लोकसभा और राज्यसभा से पास होकर के राष्ट्रपति के पास पहुंचता है तो राष्ट्रपति या तो उस बिल पर अपना सहमति दे सकता है, या सहमति रोक के रख सकता है, या फिर उस बिल को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। जब तक राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपना सहमति नहीं देगा तब तक कोई भी विधेयक कोई भी विधेयक जो बिल है अभी वो एक्ट नहीं बनेगा। इसलिए किसी भी विधेयक को एक्ट बनने के लिए, कानून बनने के लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होता है, और राष्ट्रपति जब तक अपना सहमति नहीं देगा कोई भी बिल एक्ट नहीं बनेगा। इसलिए राष्ट्रपति विधायिका की शक्ति जो राष्ट्रपति में निहित है, उसमें कानून बनाने की शक्ति एक महत्वपूर्ण शक्ति राष्ट्रपति के पास होता है। तो ये राष्ट्रपति का कुछ शक्ति था। जो अगला वीडियो होगा उसमें राष्ट्रपति की बाकी शक्ति के विषय में हम चर्चा करेंगे। इस वीडियो में इतना ही।